हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक 2.0 से एनसीईआरटी कक्षा 7 की एनसीईआरटी आपके लिए लाई हूँ। कक्षा 6 की मैंने आपकी एनसीईआरटी पूरी ख़त्म करवा दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जाइए मेरे चैनल पर और देखिए जाके। और आपका बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर भी बहुत पास आने वाला है। दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम है। हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है और आपको भी पता है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे आपके। इसमें एनसीईआरटी व एससीईआरटी दोनों आपकी दी हुई हैं। आइए देखते हैं हम लोग कक्षा 7 की पहले एनसीईआरटी का फर्स्ट क्या है। फर्स्ट आपका चैप्टर पादपों में पोषण। क्या है चैप्टर फर्स्ट? पादपों में पोषण। आइए देखते हैं आपकी एनसीईआरटी। सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। ये तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीव हो उसके लिए भोजन आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। भोजन के घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। आपसे कभी कभी ये पूछ भी देते हैं कि भोजन के घटक कौन नहीं है। आपके भोजन घटक 1, 2, 3, 4, 5 हैं। कभी कभी आपका इसमें से एक ऑप्शन कोई भी हटा देते हैं या कोई कम ऑप्शन रखते हैं और ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। भोजन के ये घटक शरीर के लिए आवश्यक हैं। ये सारे ही घटक हम लोगों के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों में भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधों अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। देखो आपको भी पता है कि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन हम स्वयं बनाते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। हम लोग भी किसी न किसी पेड़ पौधे और पादपों पर निर्भर होते हैं। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। भाई हम लोग तो उनके ऊपर निर्भर ही रहते हैं। पादपों में पोषण विधि। आइए देखते हैं पादपों में पोषण विधि क्या है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। सिर्फ पादप ही हैं ऐसे जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। तो उनके लिए आसानी से ये कार्य हो सकता है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और जो नहीं बना सकते उन्हें परपोषी कहते हैं या विषमपोषी कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश स्वपोषित के प्रकार। आइए देखते हैं क्या प्रकार। हरे पौधे। लगभग सभी पौधे फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ट्रॉफ हैं। जो भारतीय पाइप, मोनोट्रॉफ और यूनिफ्लोरा जैसे कुछ अपवाद है। मतलब कुछ पौधे अपवाद भी हैं, सब फोटो ऑटोट्रॉफ नहीं है। जैसे मोनोट्रॉफ और फ्लोरा ये कुछ अपवाद हैं। हरे पौधों की इस श्रेणी में पौधों के जीवन के सभी विभिन्न रूप शामिल हैं, जैसे कि पेड़, काई और घास। सेकेंड पॉइंट है हम लोगों का, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में पौधे भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे प्रकाश से अपनी ऊर्जा बना सकते हैं क्योंकि वे अपने कोशिकाओं के भीतर क्लोरोप्लास्ट नामक जीवों में अणु क्लोरोफिल का उत्पादन करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है और अपनी ऊर्जा को पौधों के उन हिस्सों में स्थानांतरित करता है जो उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। यह पौधों को उनका हरा रंग भी देता है। जो क्लोरोफिल होता है पौधों को हरा रंग देता है। आइए जीवाणुओं के बारे में देखते हैं। जीवाणु। कुछ जीवाणु फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। भाई कुछ जीवाणु भी फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जिनमें से अधिकांश को साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, पूर्व में ब्लू ग्रीन शैवाल कहा जाता है। पौधों की सतह साइनोबैक्टीरिया भी क्लोरोफिल का उत्पादन करता है। ठीक है, वास्तव में साइनोबैक्टीरिया पौधों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? साइनोबैक्टीरिया। पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट वास्तव में साइनोबैक्टीरिया है। चूंकि साइनोबैक्टीरिया अलैंगिक रूप से पुनः उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? अलैंगिक रूप से।
ये क्लोरोप्लास्ट साइनोबैक्टीरिया की प्रतियां हैं जो पौधों की कोशिकाओं में बहुत पहले प्रवेश कर चुके हैं। कब प्रवेश कर चुके हैं? बहुत पहले। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एक अन्य प्रकार है जो पारिस्थितिकी रूप से साइनोबैक्टीरिया के समान है, लेकिन वे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी की बजाय सल्फाइड आयनों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सल्फाइड आयनों का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करते हैं। किसका उपयोग नहीं करते हैं? ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करते हैं। आइए हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। क्या प्रक्रम है? पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पादप में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। जो हम लोग के पादप उनमें खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कहाँ होता है? उनकी पत्तियों में होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? मूल द्वारा जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। किसके माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाते हैं? तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती हैं। किसके द्वारा करती हैं? सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती हैं। यह रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। किसके द्वारा? रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती। कैसी होती? नली के समान होती तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। कैसा मार्ग बनाती हैं भाई? ये एक सतत मार्ग बनाती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का। देखिए ये आपका दिया गया है पत्ती। आइए देखते हैं इसको ध्यान से। ये क्या है? हम लोगों के मध्य सिरा है। ये क्या है? ये जो दिया है इसको मध्य सिरा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? मध्य सिरा। और ये क्या है? पर्णपटल है। और ये क्या है हम लोगों का? ये सिरा है आपका। ये हम लोगों का फ्लोएम है और ये जाइलम है। ठीक है। ये क्या है? हम लोगों का क्यूटिकल है। ये क्या है? ऊपरी बाह्य त्वचा है। और ये है हरित लवक हैं। और ये क्या दिए गए हैं? वायु कोश दिए हैं। और ये क्या दिए हैं? द्वार कोशिका दिया हुआ है। क्या? द्वार कोशिका। और ये क्या दिया है? निचली बाह्य त्वचा हम लोगों का दिया गया है। ठीक है। और देखिए ये ऊपरी बाह्य त्वचा है। ये क्या है? ऊपरी बाह्य त्वचा है हम लोगों का पत्तियों का मतलब। आइए देखते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पता है आपको? क्लोरोफिल के सूर्य के प्रकाश सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। देखिए प्रकाश संश्लेषण है ये हो रहा है। ये सूर्य है आपका। ठीक है। क्या है आपका? देखिए आपका ये प्रकाश संश्लेषण, ये सूर्य का प्रकाश आपका आ रहा है। प्रकाश संश्लेषण ये ऑक्सीजन इधर से, और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका पानी है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है भाई? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों किसके लिए आवश्यक हैं? सूर्य मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रिया पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। क्या की जाती है? संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या है? स्रोत, चरम स्रोत है, हर किसी के लिए है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना क्या है? असंभव है भाई। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निमुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। पत्तियों में
पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण क्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हरी पत्ती के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढांक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। गीली दीवार पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपपंकी या काई जैसे पादप होते हैं। ये समानता कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? शैवाल कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो शैवाल होते हैं वो अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। आइए देखते हैं शैवाल। शैवाल प्रकाश संश्लेषक यूकेरियोटिक जीवों के एक बड़े और विविध समूह के लिए एक अनौपचारिक शब्द है। यह एक पॉलीफाइलेटिक समूह है, जिसमें कई अलग अलग समूह से प्रजातियां शामिल हैं। इन जीवों में एक कोशिकीय माइक्रोएल्गे जैसे क्लोरेला और डायटम से लेकर बहुकोशिकीय रूप जैसे विशालकाय केल्प एक बड़ा भूरा शैवाल होता है, जो लंबाई में 50 मीटर तक बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है? 50 मीटर तक बढ़ सकता है। अधिकांश जलीय और सपोषी होते हैं और उनमें रंध्र, जाइलम और फ्लोरम जैसे कई विशिष्ट कोशिकाएं और ऊतक कई प्रकार होते हैं, जो भूमि के पौधों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भूमि के पौधों में पाए जाते हैं। सबसे बड़े और जटिल समुद्र शैवाल को समुद्री शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री शैवाल। जबकि सबसे जटिल मीठे पानी के रूप में ट्रॉफी हरी शैवाल का एक प्रभाग शामिल है। उदाहरण के लिए स्प्रोग्रा और पत्थर के पात्र, मतलब ये दोनों हरी शैवाल का प्रभाग इनमें शामिल होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शैवाल में उनके प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण वर्णक के रूप में क्लोरोफिल होता है और उनके प्रजनन कोशिकाओं के चारों ओर कोशिकाओं के एक बाह्य आवरण की कमी होती है। किसकी कमी होती है? बाह्य आवरण की। यद्यपि साइनोबैक्टीरिया को अक्सर ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल के रूप में संदर्भित किया जाता है। अधिकांश विशेषज्ञ शैवाल की परिभाषा के सभी प्रोकैरियोट्स को बाहर करते हैं। किसको बाहर करते हैं? प्रोकैरियोट्स को बाहर करते हैं। शैवाल एक पॉलीफाइलेटिक समूह का गठन करते हैं, क्योंकि एक सामान्य पूर्वज को शामिल नहीं करते, और यद्यपि इनमें प्लास्टिडियम में एक मूल उत्पत्ति होती, साइनोबैक्टीरिया से उन्हें अलग अलग तरीकों से हासिल किया गया था। हरी शैवाल शैवाल के उदाहरण हैं, जिनमें प्राथमिक क्लोरोप्लास्ट हैं, जो एंडोसिम्बायोटिक और साइनोबैक्टीरिया से प्राप्त हुए हैं। किससे प्राप्त हुए? साइनोबैक्टीरिया से और एंडोसिम्बायोटिक से प्राप्त हुए हैं। डायटम और भूरा शैवाल एक अंतर्गर्भाशयी लाल शैवाल से प्राप्त माध्यमिक क्लोरोप्लास्ट के साथ शैवाल के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? शैवाल। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। शैवाल के विभिन्न पौधों की कमी होती है। शैवाल में विभिन्न पौधों की कमी होती है, जो भूमि के पौधों की विशेषता रखते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा के फेलिट्स पत्ती जैसी संरचनाएं, गैर संवहनी पौधों में प्रकंद और ट्रैकिआइटिस संवहनी पौधों में पाए जाने वाले जड़ पत्ते और अन्य रंग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, अधिकांश फोटोट्रॉफिक हैं, हालांकि कुछ मिक्सोट्रॉफिक हैं, जो कि ऑस्मोट्रॉफी, माइजोट्रॉफी या फागोट्रॉफी द्वारा या तो ऑर्गेनिक कार्बन के प्रकाश संश्लेषण और अकार्बनिक कार्बन से प्राप्त होते हैं। ठीक है। किससे प्राप्त होते हैं? कार्बनिक कार्बन से प्राप्त होते हैं। हरी शैवाल की कुछ एक कोशीय प्रजातियां कई सुनहरे शैवाल, यूजलेनिड्स और डाइनोफ्लैगेलेट्स और अन्य शैवाल हेटेरोट्रॉफ रंगहीन तथा एपोक्लोरोटिक शैवाल भी कहा जाता है। क्या क्या? रंगहीन या एपोक्लोरोटिक शैवाल भी कहा जाता है। कभी कभी परजीवी पूरी तरह से बाहरी ऊर्जा स्रोत पर निर्भर होते हैं और सीमित या कोई प्रकाश संश्लेषण तंत्र नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। कुछ अन्य हेटेरोट्रॉफिक जीव जैसे कि एपिकॉम्प्लेक्सन भी हैं, उन कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं जिनके पूर्वजों में
प्लास्टिडियम होते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से शैवाल के रूप में नहीं माना जाता है। शैवाल में प्रकाश संश्लेषक मशीनरी है जो अंततः साइनोबैक्टीरिया से प्राप्त होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। किसका उत्पादन करती है? ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। अन्य बैंगनी और हरे सल्फर बैक्टीरिया जैसे प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया के विपरीत विंड बेसिन से जीवाश्म फिलामेंट शैवाल को अरब साल पहले का माना गया है। कितने अरब साल पहले का माना गया? 1.6 से 1.7 अरब साल पहले का माना गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य संश्लेषण, मतलब कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य संश्लेषण भी हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। किससे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन कैसा पदार्थ है? नाइट्रोजनी पदार्थ, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। तो जो प्रोटीन है उसमें क्या होता है? जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और उसमें क्या होता है? हम लोग के कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलयन पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। क्या डालते हैं? उर्वरक तथा खाद डालते हैं, जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होती है? नाइट्रोजनी। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठनों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। किसका करते हैं? प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। आइए देखते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियां हैं। आइए देखते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन कौन सी हम लोगों की हैं। कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, मतलब कुछ पौधे ऐसे भी जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये भी पादप भी अपना पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं, मतलब वो भी दूसरों पर निर्भर रहते। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कैसी प्रणाली का? विषम पोषी प्रणाली। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना अमरवेल का पादप है। किसका पादप? अमरवेल का। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोहित होते हैं, मतलब जिस पर वो निर्भर होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। कुछ ऐसे पादप भी जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। इसकी घड़े या घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। क्या बनाता है? घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अर्धोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? कीट बच्ची कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या है? मृतजीवी। आइए देखते हैं मृतजीवी में क्या क्या दिया है हम लोगों का। वर्षा के दिन में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तने या छाल पर छत्ते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी दिखाई देते हैं। ब्रेड, डबल रोटी का एक टुकड़ा किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रखने पर रोए जैसी संरचना दिखाई देती। कैसी संरचना दिखाई देती है? रोए जैसी। ये संरचना सफ़ेद, हरे, भूरे अथवा किसी अन्य रंग के धब्बों के रूप में
हो सकती है। संभव है कि यह रुई के धागों के समान संरचना दिखाई देती है। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। कैसी होती है भाई? भिन्न प्रकार की होती है। यह मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुएं जैसे जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे वे विलयन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अपशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्रदान करते हैं। क्या तत्व प्रदान करते हैं? पोषण तत्व प्रदान करते हैं। मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? मृतजीवी कहलाते हैं। कवक, फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण, कैसे हो? नम एवं उष्ण होते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। कैसी परिस्थितियां प्रदान करती? सबसे अच्छी परिस्थितियां। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने ये देखिए बच्चों के लिए दिया हुआ है, जैसे बच्चे बुक पढ़ेंगे तो उनके लिए दिया है कि जो बच्चे हैं वो अपने अभिभावकों के साथ चर्चा करें। समानता कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, कैसे हो? नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। किसमें? देखिए आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए, क्या दिया हुआ है? शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास देता है और जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों में समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद्य मिलने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए समानता नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। किसकी अधिक आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर लेते हैं। किस रूप में अवशोषित कर लेते हैं? विलेय। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती। किससे प्राप्त होती भाई? फलीदार पादपों से। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही
नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी समानता उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। अधिकतर पादप सुपोषी होते हैं, केवल बहुत कम पादप ही हैं जो अन्न पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। किसके लिए? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। क्या है? उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरवेल जैसे पादप परजीवी हैं। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं प्राप्त अपना भोजन? परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपका ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। ये चैप्टर 7th NCERT का फर्स्ट चैप्टर था आपका। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। भाई आप लोग ना तो शेयर करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच, कर दीजिएगा।